राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास में अपने इंडियन पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें अपने टॉपिक रहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर लेंगे, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना जो उद्देशिका, इनका एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले साथियों, आपको तीन डेट ध्यान रखनी है। कौन सी? 1949 की तो आपको 2 डेट ध्यान रखनी है, 26 नवंबर और 17 नवंबर। 26 नवंबर तो ध्यान रखना 1949, प्रस्तावना में लिखी गई डेट पूछे तो 26 नवंबर 1949। अगर आपको 17 नवंबर 1949 का पूछे तो संविधान सभा ने 17 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या किया? स्वीकार कर दिया। अब आपको पूछे प्रस्तावना को स्वीकार 17 नवंबर, और 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई, ये पता होगा सभी को। अब साथियों, कुछ विवाद है वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहला है गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। देखो, हाई कोर्ट ने इसमें कहा, गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में, कि प्रस्तावना की प्रकृति है ना, वो अवाद योग्य है, तार्थ गैर न्यायोचित है, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है बेरुवाड़ीवाद 1960, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक है बेरुवाड़ीवाद, एक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का है, और इससे पहले 67 का कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अब आपको डेट से ये भी दे दे तो भी ध्यान रखना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 73 का 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, इससे पहले का 1965 का ये है। फिर बेरुवाड़ी 60 याद रखना है। अब साथियों, जो बेरुवाड़ीवाद 1960 है और जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इन दोनों को आप थोड़ा सा अंतर करके पढ़ो। क्या कि बेरुवाड़ीवाद 1960, इसमें तो कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो किसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें हाई कोर्ट ने कहा। कौन से में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान का भाग है। तो साथियों, किसमें कहा कि नहीं है भाग? बेरुवाड़ीवाद 1900, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ना इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसको कह दिया हाईकोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब मैं आगे हाथ नहीं लेकर के आऊँगी, फिर 1-2 कमेंट आते हैं, याद नहीं रहता, आदत पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो देखो, बेरुवाड़ीवाद 1960 की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, न इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी अनुच्छेद की भाषा यदि इसमें संदिग्ध लगती है ना, कोई भी आर्टिकल की भाषा क्या लगे? संदिग्ध लगे, तो प्रस्तावना की क्या ली जा सकती है? सहायता ली जा सकती है। ना तो देखो प्रस्तावना संविधान का भाग है और ना इसमें संशोधन किया जा सकता है। कौन सा? बेरुवाड़ीवाद 1960 में। अगर भाषा मान लो कोई संदिग्ध लगती है कोई भी आर्टिकल की, तो उसमें प्रस्तावना की सहायता लिए जा सकते हैं। ये बेरुवाड़ीवाद 1960 का है। और 1973 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है भाई, और संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो, जिसमें संविधान का जो मूल ढांचा है ना, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर बात करते साथियों सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। आप सज्जन सिंह को 65 का कर लो, 1965 ऐसे याद रह जाएगा। फिर प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों की मस्तिष्क की उपज है, ये कहते हैं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 की प्रस्तावना संविधान सभा के कार्यों का निचोड़ है। ये हो गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी कि भाग है, संशोधन भी किया जा सकता है। फिर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कब किया गया प्रस्तावना में संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और क्या शब्द, कौन से शब्द जोड़े गए जब प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया? तो ये 3 शाब्दिक शब्द जोड़े गए, ध्यान रखना। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। फिर साथियों, एक LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ 1995 की प्रस्तावना कार्यपालिका व विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ये भी थोड़ा देख लें। प्रस्तावना की पंक्ति आप लोगों ने सारी पढ़ रखी होगी कि प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है कि हम भारत के लोग हैं, ये स्पष्ट है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है, और संविधान की अंतिम शक्ति है वो भी भारत की जनता में निहित है। तो ये आप देखो, ये सब मैंने वैसे करवा रखा है, अपना एक रिवीजन है, जो चीज़ मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगती है। ये देखो, आप इनको थोड़ा सा देख लो, ये वाली लाइन,
कि प्रस्तावना में मूलतः पूछे तो 3 शब्द थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को राज्य की प्रकृति में 3 शब्द थे। कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 3 थे, मूलतः 3 शब्द थे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अभी मैंने बताया समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जोड़ी गई। ये 2 लाइन ध्यान रखना है। तो वर्तमान में ये देखो 5 शब्द हो गए। कौन कौन से? राज्य की प्रकृति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पीटीआई में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, सब में ये टॉपिक है। और ये भी देखो शासन के उद्देश्य, नागरिकों को क्या क्या मिलेंगे? 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, समता 2। कौन कौन से न्याय मिलेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इनका उल्लेख पूछे आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 न्याय मिलेगा। इनका उल्लेख है आर्टिकल 38 में भाग 4 में। 5 स्वतंत्रता मिलेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना, आर्टिकल 19 में उल्लेख है। 2 समता, प्रतिष्ठा, अवसर के, जिसमें आर्टिकल 16 में। अब देख लो भाई, थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगी तभी होगा। देखो संविधान के अंगीकृत होने की दिनांक देख लो, 26 नवंबर 1949 को, ये तिथि देख लो। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। देखो 3 शब्द, एक अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। इनका शब्द देखो क्या है? अंगीकृत होता है स्वीकार करना, अधिनियमित लागू करना, आत्मार्पित स्वयं को सौंपना। ठीक है। प्रस्तावना पर प्रभाव की बात करें, प्रथम पंक्ति पूछे आपको, आपने पंक्ति पढ़ी होगी सारी। प्रथम पंक्ति वो अमेरिका से ली गई पूछे, तो प्रस्तावना की भाषा शैली पूछे आपको, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये फ्रांस से लिए गए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सोवियत संघ रूस से। ठीक है। फिर ये थोड़ी सी जो कथन है इनके, देखो याद वैसे ऐसे रखना। नानी पाल की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। आप नाना जी के पास जाते हो, वहां पर है ना, नाना जी के पास जाते हो तो आपका परिचय कह लेते हैं ना, किसका बेटा है, वही है ना, माँ के नाम का रेसे भी। तो नानी पालकी वाले परिचय पत्र, इसे याद रख लेना। अर्नेस्ट बारकर की बात करें तो कुंजी, ऐसे याद रखना, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अर्नेस्ट बारकर आ रहा है, बारकर से बाहर जा रहे हैं तो कुंजी, यानी कि हाथ में कुंजी लेकर जाएंगे, से कुंजी ले लो ताला लगा करके। ठाकुरदास भार्गव, और ठाकुर लोग होते हैं वो आभूषण पहनते हैं और आभूषण को आत्मा मानते हैं, इसे याद रख लेना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा आभूषण है, यह है ठाकुरदास भार्गव की। मोहम्मद हिदायतुल्लाह की, बस मैं से मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मैं से मूल आत्मा, ध्यान रखना है। के एम मुंशी कुंडली, के एम मुंशी राजनीतिक कुंडली, ऐसे रखना। ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली। मौलिक अधिकार से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ, देखो कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तीनों शब्द है वो फ्रांस की क्रांति के नारे है, वैसे के वैसे लिए गए हैं। अंगीकृत कारण संविधान को स्वीकार करना है, और ये मैंने बता दिया। ठीक है ना। अब साथियों बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए। देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कारण था कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। फिर है उद्देश्य का आरंभ की बात करें तो हम भारत के लोग से अर्थ क्या है? तो हम भारत के लोग से अर्थ है संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समझ शक्तियों का केंद्र बिंदु है। ठीक है। देखो प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया, यानी कि इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अब करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है ना। देखो प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 है, और यानी कि 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़े गए। तो साथियों बात करते हैं मौलिक अधिकार की। प्रावधान देखो, ये मौलिक अधिकार ध्यान रखना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेख है। मौलिक अधिकार का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। ये देखो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35। देखो मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, कि प्रारंभ में कितने थे पूछे तो 7। ठीक है। और लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 31 में उल्लेखित जो संपत्ति के अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से साथियों हटा दिया गया। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया ये वाला। ठीक है ना। आर्टिकल 31 जो हटा दिया गया, फिर 6 बच गए ना, तो मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो अब हटाया गया ना 31वां, वो किसको बना दिया गया? अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। तो ये चीज़ आप इस नोट्स में देख लो, ये चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है ना। भाग 3 में और 12 से 35 आर्टिकल, संख्या प्रारंभ में 7 थी, वर्तमान में 6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया 2019 में। अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार हटा करके 300A या के ध्यान रखना में कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक कानूनी अधिकार। ठीक है। ये 2012 में भी पूछा गया है। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। पूछे मौलिक अधिकारों सूची में दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में शामिल किए गए हैं। और अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ व परिभाषा, 13 में है राज्य में
कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 अर्थात मूल अधिकार से असंगत हो या उनके न्यून करती हो। और अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। और सारे आर्टिकल आप पहले की क्लास से देखोगे ना तो मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं, तो यहाँ कोई मैं ऐसे नहीं है कि आपको फुल डिटेल से लेकर के बैठूं, ट्रिक से करवाऊं, टाइम लगे, नहीं, बस मैं फटाफट करवा रही हूँ। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ध्यान रख लोगे। देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किन्होंने की? संविधान सभा में बहुत अच्छे से करवा रखा है, कहोगे तो संविधान सभा का मैं रिवीजन करवा दूं। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन नागरिकों को एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया, जिसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। संविधान के भाग 3 को देखो, संविधान के भाग 3 को क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो आर्टिकल मैंने सब आपको करवा रखे हैं। कोई देखो आर्टिकल 13 में आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद है। 13(1) में पूछे तो संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है तो विधि शून्य हो जाएगी। तो आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत 13(1) में, ठीक है ना। तो ये 13(1) में आच्छादन ग्रहण समझ लेना। 13(2) में संविधान के लागू होने के बाद की कोई भी विधि यदि मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है तो विधि शून्य पृथक हो जाएगी। तो पृथकीकरण का सिद्धांत 13(2) में और आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत 13(1) में और 13(3) में विधि की परिभाषा। तो अब थोड़े से ये देख लेते हैं अपने, ठीक है ना। बात देखो, एक है शंकरी प्रसाद बनाम बार संघ 1951, एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ 1965। इन दोनों में शंकरी प्रसाद बनाम 1951 है, शंकरी सिंह, और सज्जन सिंह 1965। तो इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। हाईकोर्ट ने किसमें कहा? शंकरी प्रसाद बनाम बार संघ 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ 1965 में। और अतः मौलिक अधिकारों में संशोधन संशोधन किया जा सकता है। इसमें तो कहा किया जा सकता है। फिर देखो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में निहित है, अतः मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया जा सकता। और 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और ये केशवानंद भारती बनाम वाला बता दिया 1973 का, ये इंपॉर्टेंट है। अब साथियों फटाफट देख लेते हैं। आर्टिकल 14 से 18 में है समानता का अधिकार, समता का अधिकार। और जो पहला 14 है ना, 14 उसमें है कानूनी विधिक समानता, विधि के समक्ष। देखो 14 से 18 में समानता का अधिकार आ जाता है, जो आर्टिकल 14 है इसमें कानूनी विधिक समानता। और देखो विधि के समक्ष समता है ना, वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई। विधि के समक्ष इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता कहाँ से? ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, प्रकृति है यानी कि नकारात्मक नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिए गए, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से, यानी कि सम्मान के समान व्यवहार व असमान के साथ असमान व्यवहार, यानी कि प्रति यहाँ पर सकारात्मक प्रकृति क्या होगी? सकारात्मक। यहाँ पर कानूनी के आधार पर किसी के व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जाता? भेदभाव, नहीं तो प्रकृति क्या होगी? नकारात्मक। ये थोड़े थोड़े फटाफट देख लो, बाकी मैंने फुल डिटेल से भाई करवा रखे हैं। देखो 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में आच्छादन ग्रहण के सिद्धांत से संबंधित है, 14 से 18 समानता का अधिकार है, 14 में कानूनी विधिक समता आ गई, 15 में सामाजिक समानता आ गई। अब 15 में देख लो, आपको 15(1) में पूछे तो किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मैंने एक जगह लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे कोई भी बताता भी नहीं है। एक चीज देखो, अनुच्छेद 15(1) में आप जब भी पूछे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आता है, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, तो 15(1) ध्यान रखना है। अगर धर्म, मूल, जाति, लिंग यहाँ तक आ गया, फिर उद्भव आ गया, जिसमें उद्भव दे दे तो 16(2). बाकी देखो जन्म स्थान, निवास स्थान, धर्म, मूल, जाति, लिंग आ गया, उद्भव 16(2). फिर अनुच्छेद 23(2) में वर्ग 23(2) वर्ग 16(2) उद्भव नाम आता है, 16 आर्टिकल 16(2). 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। फिर देखो 29(2) में भाषा, 29 भाषा, 29(2) भाषा, 23(2) वर्ग 16(2) उद्भव। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 325 से लिंग, ठीक है ना। तो धर्म, मूल, जाति, लिंग आता है तो 325, 29(2) भाषा, 23(2) वर्ग। तो यहाँ पर थे अपने, देखो
आ गया 15(1), फिर 15(2) में है सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर के नागरिक राज्य अन्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना। और 15(3) में राज्य महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करेगा। और 15(4) में जो आर्टिकल 15(4) है प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें SC ST पिछड़ा वर्ग को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान करेगा। 15(5) में 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें SC ST पिछड़ा वर्ग को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश विशेष प्रावधान, ठीक है, यानी कि उच्च और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण हो गया। देखो अशोक कुमार ठाकुर बनाम बारसंघ 2008 है ना, हाईकोर्ट ने कहा कि 15(5) को संवैधानिक माना। अब ये आर्टिकल मैं सब नहीं करवाने वाली हूँ, मैंने करवा रखे, पहले की क्लास देख लेना जो फुल डिटेल से नहीं किया जिन्होंने। एक ये देख लो, मेनका गांधी बनाम बारसंघ 1978, कौन सा है मेनका गांधी बनाम बारसंघ 1978। इसमें कहा कि आर्टिकल 14 और 21 और 19, कौन कौन से आर्टिकल है, 14 हो गया, 19 और 21। मौलिक अधिकारों का क्या है, गोल्डन ट्राइंगल है, स्वर्णिम जो त्रिभुज है, जीवन गरिमापूर्ण हो और गरिमापूर्ण जीवन में विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी निहित हो, ठीक है। और एक ये देख लो जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, इसमें पहले भी बता दिया है मैंने शायद, गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 वाला इन्हें बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 में है जो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि कार्यपालिका द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो जीवन जीने का अधिकार है उसको सीमित नहीं किया जा सकता। कभी जीवन जीने के अधिकार को थोड़ी सीमित किया जाएगा, आर्टिकल 21 वाला इसमें ये गोपालन बनाम मद्रास 1950 में कहा, ठीक है। फिर साथियों बात करते हैं, ये मैंने बता दिया, ये रहा, आपको पता होगा आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता संरक्षण, जीवन जीने का जो अधिकार है जिसको निजता का अधिकार बोलते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड भी कहा। अब इस पेज पे है ना सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। एक जगह मैंने बहुत कुछ चीज़ें लिख रखी है, आप एक बार इनको देख लो। देखो मूल अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, नित्य निर्देशक तत्व भाग 4 में, एक जगह पढ़ोगे ना आप तो याद रहेगा, मूल कर्तव्य भाग 4 क मूल कर्तव्य क 4 क में भाग 4 और भाग 3 में मूल अधिकार, और मूल अधिकार में ARR 3 की तरह है, और नित्य निर्देशक तत्व भाग 4 में, ठीक है। आर्टिकल देख लो, मूल अधिकार की बात करें भाग 3 में आर्टिकल 12 से 15 तक इसका उल्लेख है, मूल अधिकार का 12 से 15। देखो मूल अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक, नित्य निर्देशक तत्व भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में। अब साथियों बात करते हैं कहाँ से लिए गए प्रावधान, कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार का, और मूल अधिकार में ए आ रहा है और ए आ रहा है, ए में भी अमेरिका से, और नित्य निर्देशक तत्व इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बस आपको याद रखना नित्य निर्देशक तत्व लिखने में मूल अधिकार से बड़ा नित्य निर्देशक तत्व तो ए की जगह आ लगाना है, आयरलैंड से। नित्य निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल कर्तव्य रूस सोवियत संघ से, ठीक है। बात करें साथियों मूल अधिकार के उद्देश्य की तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और नित्य निर्देशक तत्व का उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अर्थात ये प्रश्न इस शब्द से पूछा गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नित्य निर्देशक तत्व का उद्देश्य, ठीक है। बात करते हैं साथियों मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है, और संविधान के भाग 3 को भारत का मेघनाटा कहा गया है, और भारत का मेघनाटा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था जो, और भारत में मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। अब फटाफट देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य। देखो साथियों बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की प्रावधान कहाँ से, रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से, सोवियत संघ से, ठीक है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। देखो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। अगर पूछे मूल संविधान में क्या प्रावधान था, मौलिक कर्तव्यों का नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्य जोड़ने की बात कही। कौन सा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A, जो भाग 4 क है, जो ए है, इसमें आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, 51A जोड़ा गया, यानी कि भाग 4A में 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 कर्तव्य उल्लेखित है जो सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करते साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अतः वर्तमान में कितने, 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, और प्रारंभ में 10 थे। और
अब ये थोड़े से देख लो। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में शामिल सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह जो अध्यक्ष थे, इसके अलावा AR अतुल्य सचिव, और SS रे हो गए, CM स्टीफन हो गए, VN गोडगिल हो गए, सैयद मोहम्मद हो गए, DP सिंह हो गए, BN बनर्जी हो गए, बसंत सेठी, रजनी पटेल, दिनेश गोस्वामी, HR गोखले। तो हो गया मूल कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल 51 का। और भाई इनको मैंने फुल डिटेल से करवा रखा है। अब मेरे को टाइम मिला है तो मैं करवा दूंगी, ज़्यादा लंबी क्लास हुई तो नहीं करवाऊंगी। एक बार ये इस पेज पे आप खुद देख लो, ये चीज़ आपको शॉर्ट में ज़्यादा समझ आती है। देख लो, जब भारतीय संविधान बना तब संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन सा भाग 4 का आर्टिकल 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, पूछा गया 2012 में, इंपॉर्टेंट। वर्तमान में 11, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ठीक है। ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा पेज भी। प्रकृति पूछे तो न्याय योग्य नहीं, सकारात्मक। फिर साथियों, ये मैंने सब के सब आपको ट्रिक से करवा रखे हैं। आप पहले की क्लास देखना, प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आ जाएगा आपको। देखो जैसे जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट की हुए ना, वैसे वैसे आप याद कर लेना, मेरी क्लास देख लेना पीछे की, आपको याद हो जाएंगे सब। ट्रिक से करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो है वहाँ इंपॉर्टेंट भी लगाई हुई है, तो मैं ये सब नहीं करवाने वाली हूँ। एक थोड़ी सी समिति देख लेना मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए, वर्मा समिति, और गठन 1999 में, रिपोर्ट आई 2000 में, अध्यक्ष GS वर्मा। उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। फिर साथियों, ये नहीं, अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा ये आप इस पेज पे देख लो, यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट वगैरह भी लगाए हुए हैं। देखो, राज्य के नीति निर्देशक पूछे आपको तो भाग 4 और कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, ठीक है। ये मैंने सब एक पेज पे भी बताया था। तो प्रावधान भाग 4 और कहाँ से प्रावधान, आयरलैंड से लिए गए। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत ने ग्रहण किया राज्य के आयरलैंड से। भाग 4 में उल्लेख है 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल। और आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया, ये भी पूछा गया 2022, ठीक है ना। ये आयरलैंड से ग्रहण की गई, आयरलैंड ने कहाँ से, स्पेन से ग्रहण किया। प्रकृति इसकी पूछे तो राज्य के लिए सकारात्मक, ये सारा का सारा यहाँ पर मक्खनी है, इस पेज वाला खुद देख लो, ठीक है। और उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान सभा में इसकी सिफारिश BN राव द्वारा की, और BR अम्बेडकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के घोषणा पत्र का। और ये प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात इस शब्द से पूछा गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भाग 4 आर्टिकल 36 से कम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें हैं, चाहे आपको DPSP दे दे, ठीक है ना। राज्य के कर्तव्य है ये। और बात करें ये क्या है, देखो, अवाद्य योग्य है, गैर न्यायोचित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अवाद्य योग्य है, गैर न्यायोचित है, और ग्रहण आयरलैंड से की गई, प्रकृति इसकी सकारात्मक है, और ये व्यक्ति के सामाजिक हितों की रक्षा करते, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के पोषक है, ठीक है। अब बात करें साथियों 36 से 51 जो आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल अब मैं थोड़ा बहुत ही कुछ करवा देती हूँ उसमें। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 में है, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है मूल अधिकार का। और अनुच्छेद 36 इसमें राज्य की परिभाषा, संघ राज्य व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, स्थानीय व अन्य प्राधिकारी कार्य, इनकी परिभाषा होगी। फिर बात करते हैं साथियों 37 में कि नीति निर्देशक तत्व प्रकृति अवाद्य योग्य है। तो 37 में कि नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है वो क्या है, अवाद्य योग्य। तो ध्यान रखना, आपको इसकी प्रकृति पूछे राज्य नीति निर्देशक तत्व की, तो अवाद्य योग्य अर्थ गैर न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा ही पूछ ले कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है, तो अवाद्य योग्य है, गैर न्यायोचित है, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और ये बात आर्टिकल अनुच्छेद 37 में, ठीक है। राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा तो इस नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और ये पूछा गया प्रश्न है साथियों। 38 में है, 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि 38 में आप कल्याणकारी राज्य नाम ध्यान रख लेना। 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया कि राज्य आय की असमानता को दूर करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की असमानता की समाप्ति करेगा। और 39 में बात करें साथियों, आर्टिकल 39 में, तो ये सब आपको कैसे भी याद रखना है। देखो 39A से 39F तक। 39A में आपको महिला व पुरुष आजीविका नाम ध्यान रखना है कि राज्य महिला व पुरुष हेतु आजीविका उपलब्ध करवाएगा।
39B में आपको भौतिक संसाधनों और नियंत्रण नाम ध्यान रखना है कि राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण एवं इस प्रकार करेगा ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। 39C में आपको उत्पादन व वितरण नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और 39D में समान करे और समान वेतन भी प्राप्त करे, यानी कि 39D यदि महिला व पुरुष काम समान करते हैं तो उनको वेतन भी समान प्राप्त हो, ठीक है। और 39E में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए हेतु विवश नहीं हो, उसकी आयु व शक्ति के अनुकूल नहीं हो तो बच्चे के सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा। और 39F से आपको गरिमापूर्ण वातावरण से ध्यान रखना, यानी कि राज्य बच्चों हेतु स्वतंत्र गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा ताकि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य बच्चों व युवाओं के आर्थिक नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। और 39A है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया जो राज्य समान व निःशुल्क विधिक कानून सहायता उपलब्ध करवाएगा। और 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है। 41 में है कि राज्य बीमारी बुढ़ापा बेकारी नाम बस ध्यान रखना आप, तो बीमारी बुढ़ापा बेकारी व निःशक्तता के समय काम शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। और 42 में आपको मानवोचित और न्याय संगत और दशा उपलब्ध, ये नाम ध्यान रखना कि राज्य काम के लिए क्या उपलब्ध करवाएगा, मानवोचित न्याय संगत दशा उपलब्ध करवाएगा। 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि होगी। और 43A में देखो 43A है ना, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, यानी कि 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी और 43A जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और राज्य कर्मकारों को उनके प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और 43B है कब जोड़ा गया, 96वां 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, लागू 2012 में। और राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। और 44 बेस्ट इंपॉर्टेंट है समान नागरिक सहायता, ध्यान रखना राज्य समान नागरिक सहायता को लागू करेगा, ठीक है ना। और ये थोड़े से देख लेना आप। बाकी 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये ध्यान रखना। और यानी कि 45 में बात करें मूलतः इसमें प्रावधान क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। अतः वर्तमान में प्रावधान क्या है कि राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा एवं बाल्यावस्था का क्या रखेगा, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और 46 में SC ST अनुसूचित जनजातियों द्वारा दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान हो गया। और 47 में आगे पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य आ गया। और 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप देख लेना। 48A 42वां शब्द देखो, 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, 48A में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया जो राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा यानी कि संरक्षण करेगा पर्यावरण की, और वन्य जीवों एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 49 में आपको ये ध्यान रखना है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। और 50 में इंपॉर्टेंट कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और भैया आर्टिकल आप ट्रिक से करना चाहो तो मैंने क्लास पहले की पढ़ी, अब ये थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य के एक जगह में पढ़ लो। देखो राज्य के कर्तव्य भाग 4 में, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य अनुच्छेद 47 में, और नागरिकों के कर्तव्य पूछे तो आपको अनुच्छेद 51A, ये इंपॉर्टेंट है, या एक जगह लिखा है, अगर पूछा जाए तो याद रह जाएगा। केंद्र राज्यों के प्रति कर्तव्य पूछे तो अनुच्छेद 355 में, PM राष्ट्रपति के कर्तव्य पूछे तो अनुच्छेद 78 में, CM राज्यपाल के आपको पूछे कर्तव्य तो अनुच्छेद 167 में। अब भाई अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास साथियों, 1-2 और क्लास लूँ उसमें करवा दूँगी, ठीक है ना, छोटी छोटी क्लास से ज़्यादा बड़ी ना हो।